प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को आज इस इकोनॉमिक्स के क्लास में स्वागत है। आज का वीडियो करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है, क्योंकि आज 8 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तमाम नीतिगत दरों को घोषित किया गया है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2022 आज रिलीज हुआ है और यकीन मानिए, क्योंकि इसका संबंध रेपो रेट से है, रिवर्स रेपो रेट से है, बैंक रेट, लिक्विडिटी, एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर। तो ये जो टॉपिक है ये सभी इकोनॉमिक्स से जुड़ता है और विद्यार्थियों को सम्यक समझ नहीं होता है। मेरा उद्देश्य है, न केवल मैं बताने जा रहा हूं कि एमपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बड़ा चीज है, उसको समझना है, और साथ में ये सब रेट का आपस में क्या मतलब है और किस तरह से आरबीआई इन संपूर्ण टूल्स का प्रयोग करके मार्केट में मनी सप्लाई को घटाता है या फिर बढ़ाता है। वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक एक चीज, ये लेवल बहुत अच्छा मैं दे रहा हूं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप नीचे देख सकते हैं, यूपीएससी से लेकर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये एक वाइटल वीडियो आपके सामने होगा। इन संपूर्ण चीजों का जो संबंध है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आप जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 अस्तित्व में आया, 1935 में, और 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण होता है और आज भी भारत का ये सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक के रूप में है और बैंकों का भी बैंकर है। तो हमको समझना है आरबीआई के बारे में। सबसे पहले सीधे सीधे बात करते हैं, मौद्रिक नीति समिति, इंग्लिश में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी क्या है। अगर वन लाइनर की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो एमपीसी भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है। क्या काम है इसका? इसका काम है ब्याज दर निर्धारण, यानी इट डिटरमिन्स इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिसी रेट को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाता है। पॉलिसी रेट कितना हो, जैसे बैंक रेट हुआ, जैसे सीआरआर हुआ, जैसे एसएलआर हुआ, जैसे रेपो रेट हुआ, उसको कम करना, ज्यादा करना, यानी कि उसको उपयोगी और पारदर्शी बनाना। कब गठन हुआ इसका? इसका गठन 27 जून 2016 को किया गया। ये इंडिया गवर्नमेंट के दौरान किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है और इसको समझना है एमपीसी के बारे में। आप देख सकते हैं एमपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इसमें कौन कौन होते हैं। तो जो सबसे ऊपर है उसमें आरबीआई का गवर्नर, ये एमपीसी की अध्यक्षता करता है। इस कमेटी की आरबीआई का गवर्नर, 2 नंबर 3 नंबर, ये आरबीआई के 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर दोनों अलग अलग आरबीआई के 2 डिप्टी गवर्नर हो गए। और 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर ये भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट यानी मनोनीत किया जाता है। स्पष्ट है, कुल 6 लोग होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, टोटल 6। और एमपीसी के जो चेयरमैन होंगे वो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। मैं उसी एमपीसी की बात कर रहा हूं, मौद्रिक नीति। और बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि यह इंटरेस्ट रेट फिक्स कर रहा है और पॉलिसी रेट को डिसाइड कर रहा है। समझिए बात को कि ये 2016 में आया, उसके पहले क्या था? तो पहले मौद्रिक नीति निर्धारण का काम आरबीआई गवर्नर द्वारा स्वयं किया जाता था, कोई कमेटी नहीं थी। आरबीआई का गवर्नर जो था वो स्वयं संपूर्ण रेट को, इंटरेस्ट रेट, अन्य पॉलिसी रेट स्वयं डिसाइड करता था। अब ये काम चला गया किसको? एमपीसी को। मई 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में संशोधन होता है और इस संशोधन के साथ ही एमपीसी के गठन का वैधानिक आधार तैयार होता है। अब एमपीसी के बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा होती है और लचीले मुद्रास्फीति, फ्लेक्सिबल का कहते हैं ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, दैट इज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन, लक्ष्य निर्धारण का सांविधिक आधार तैयार होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो मई 2016 में आरबीआई एक्ट में चेंज हुआ, उसके माध्यम से मुद्रास्फीति का एक फ्लेक्सिबल टारगेट डिसाइड किया गया और
ऐसा डिसाइड करने के लिए स्टैट्यूटरी बेस बना, संविधिक बेस बना, क्योंकि एक्ट में ही संशोधन हो गया। तो ये बात समझना है। अब आरबीआई के परामर्श से प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण होता है। एक बार लक्ष्य टारगेट फिक्स हो गया तो वो टारगेट चलेगा कब तक? 5 साल, 5 इयर्स के लिए वो टारगेट फिक्स हो गया। अप्रैल 2021 से मार्च 2026, ये 5 साल का अवधि है। इस अवधि के लिए मुद्रास्फीति 4% का लक्ष्य रखा गया, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो मुद्रास्फीति का आधार है वो 4% रखा गया। मैं बता दूं 2021 के पहले का जो अवधि था उसके लिए भी 4% का ही लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये 4% में चूंकि मैं कहा कि ये फ्लेक्सिबल है, ये लचीलापन है, तो 2% ऊपर जा सकता है और 2% नीचे भी आ सकता है, यानी ±2% का उतार चढ़ाव इसमें हो सकता है। यानी जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, 4% तो फिक्स कर दिया गया, लेकिन इसमें स्कोप रखा गया कि अधिकतम ये 6% तक जा सकता है और न्यूनतम 2% तक आ सकता है। अब आप अभी समझिए कि मुद्रास्फीति की दर क्या है। अब मुद्रास्फीति क्या है? मूल्य में जो बढ़ोतरी हो रही है। जब आप मार्केट जाते हैं, जब आप पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो आपको लगता है कि किस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, वो मुद्रास्फीति है। प्राइस हाइक यानी मूल्य वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। तो अधिकतम 6% और न्यूनतम 2%। अब 6 सदस्यीय एमपीसी है, मैंने बताया कि एमपीसी 6 सदस्यीय है यहां पर, और 6 सदस्यीय एमपीसी हर 3 तिमाही में, साल भर का होता है 12 महीना, तो हर तिमाही में ये एमपीसी मीटिंग करता है और देखता है कि उसका लक्ष्य ऊपर और नीचे उसके सीमा को तोड़ तो नहीं रहा है। जो 6% अधिकतम है, न्यूनतम 2% है, उसके सीमा में रह रहा है या उस सीमा से बाहर जा रहा है। तो अगर लगातार 3 तिमाहियों तक उपरोक्त लक्ष्य अगर प्राप्त करने में असफल रहता है तो मुद्रास्फीति के निर्धारित लक्ष्य को असफल माना जाता है। ऐसा कुछ सिचुएशन वर्तमान में आ सकता है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं यूक्रेन संकट के आलोक में। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 3 तिमाही तक अगर यह लक्ष्य से ऊपर चला गया, जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है उसको क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो फेल हो गया। देखना होगा आगे क्या होता है। अब मौद्रिक नीति समझिए, मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत लोग पूछते हैं मौद्रिक नीति क्या है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मैं बता दूं, मौद्रिक नीति एक उपाय है, एक टूल है, एक मेजरमेंट है। इस टूल का प्रयोग कौन करेगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और करता क्या है मौद्रिक नीति के माध्यम से? पहला पॉइंट, ब्याज दरों पर नियंत्रण। जो इंटरेस्ट रेट है उस पर नियंत्रण करता है, यानी इंटरेस्ट रेट घटाएगा, बढ़ाएगा या स्थिर रखेगा, और इसके माध्यम से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। पॉइंट नंबर 2, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा मार्केट में, सबके जेब में पैसा आ जाए सबके जेब में, तो क्या होगा? उस पैसे से सब लोग खरीदारी करने लगेंगे तो चीजों का दाम बढ़ जाएगा। और अगर मनी सप्लाई कम हो जाए, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। मूल्य स्थिरता बनाए रखता है, प्राइस स्टेबिलिटी। आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि इंटरेस्ट रेट पर नियंत्रण, मनी सप्लाई पर नियंत्रण और मूल्य स्थिरता आपस में सब संबंधित है, और सभी का संबंध मनी सप्लाई से है। और जब मूल्य स्थिरता होगी तभी उच्च विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, यानी हाई ग्रोथ रेट। तो ये मुद्रास्फीति इंपॉर्टेंट है और मौद्रिक नीति का यही 4 काम है। एक लेमैन के लैंग्वेज में बात करूं मैं, तो आरबीआई मौद्रिक नीति के जो टूल्स हैं, अलग अलग टूल्स हैं, उन टूल्स का प्रयोग करता क्या है? तो यही काम करता है। ब्याज दर को कंट्रोल करेगा, मुद्रा के प्रवाह यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, प्राइस स्टेबिलिटी बनाकर रखेगा, और जिससे ओवरऑल हाई ग्रोथ रेट यानी उच्च विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यानी मुद्रा नीति, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी इन्हीं 4 उद्देश्यों को लेकर चलता है। आप देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पर फिगर में आपको मैं बताया हूं ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का लक्ष्य क्या है। कंट्रोल इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई को कम करके या ज्यादा करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी मैंने बताया कि आर्थिक वृद्धि
इसी के माध्यम से होती है। प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता, अभी मैंने बताया। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी को कम करना। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट हो जाता है रेगुलेट करेंसी एक्सचेंज रेट्स, यानी कि जो मुद्रा है उसका विनिमय दरों को, जैसे डॉलर, रूबल और रुपया, $1 का कितना रुपया मिलेगा, 1 रूबल का कितना रुपया मिलेगा, ये जो रेगुलेशन होता है कि एक्सचेंज रेट का, उस पर भी रेगुलेशन का काम मॉनेटरी पॉलिसी का है। और सोशल वेलफेयर, तो एक तरह से पिक्चर है। यहां पर जनरल मैंने 4 पॉइंट बताया और यहां से ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसको समझ लेना है। कोई भी पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव का तो ये आप आराम से इसी को 6 को करना होगा। मौद्रिक नीति के साधन क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, 2 साधन होते हैं। एक मात्रात्मक साधन जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा होता है गुणात्मक साधन, यानी कि चयनात्मक या प्रत्यक्ष, जैसे मार्जिन मनी में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक दबाव, ये सब होता है। तो मौद्रिक नीति जैसे मैंने बताया, मॉनेटरी पॉलिसी, इसके 2 इंस्ट्रूमेंट होंगे, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, यानी एक मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साधन कितने तरह के होते हैं। अब ये अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लियर ये पिक्चर बता रहा है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव अगर देखें तो इस फिगर को थोड़ा मैं जूम करता हूँ। देखिए, इसमें एक तरफ क्वांटिटेटिव है और दाहिने तरफ है क्वालिटेटिव। तो जूम करके पता चलेगा कि इसमें क्या क्या आता है। तो क्वांटिटेटिव में अगर आप देखें तो क्वांटिटेटिव में क्या क्या आ रहा है, तो इसमें रिजर्व रेट आता है, रिजर्व रेशियो, यानी आरक्षित दर। तो आरक्षित दर में 2 होता है, आप सब लोग को पता होगा, नहीं तो जानिए। यहां पर आरक्षित दर में 2 होगा, एक होगा एस इसको SLR, और दूसरा होता है CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो, और SLR क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो क्वांटिटेटिव में एक आएगा रिजर्व रेशियो, यानी आरक्षित दर। आरक्षित दर में एक SLR होगा और एक CRR होगा। आगे के स्लाइड में SLR के बारे में बताऊंगा, CRR के बारे में भी बताएंगे। दूसरा क्या है? OMO। OMO का मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार में जो क्रियाएं चल रही हैं, RBI जिसके माध्यम से खुले बाजार में एक्टिविटी कर रहा है वो है। और तीसरा है रेट, यानी कि लॉन्ग टर्म रेट और शॉर्ट टर्म रेट। लॉन्ग टर्म रेट में बैंक रेट आता है और शॉर्ट टर्म भी एक रेट होता है, यानी बैंक रेट कैसा है? लॉन्ग टर्म में आता है और ये रेट्स होता है। तो ये जो है क्वांटिटेटिव में आता है। अगर आप क्वालिटेटिव की बात करें, क्वालिटेटिव का, तो इसमें एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म LAF होता है, और इसमें आएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आगे के स्लाइड में इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दूसरा मोरल सुएशन आएगा, मोरल परसुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ये चीजें आपको सब मैं आगे के स्लाइड में बताने वाला हूं। सीधे सीधे आइए बात, तो मात्रात्मक साधन में क्या क्या आ जाएगा? तो मात्रात्मक साधन में बेसिकली अगर आप देखें तो मात्रात्मक साधन में क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में पॉलिसी रेट आता है और रिजर्व रेशियो आता है। पॉलिसी रेट में रेपो रेट आएगा, रिजर्व रेपो रेट आएगा, बैंक रेट आएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आएगा और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आएगा। रिजर्व रेशियो में क्या क्या आएगा? तो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक एक पॉलिसी के बारे में मैं वीडियो में बताने वाला हूं कि रेपो रेट क्या है, रिजर्व रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। ये सब पॉलिसी रेट है। और रिजर्व रेशियो भी है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और इसके आगे सब मैं बताऊं, क्योंकि ये वीडियो मैं छोटा बनाना चाहता हूं, इसलिए इन पॉलिसी के बारे में कि ये पॉलिसी रेट क्या है, रिजर्व रेशियो क्या है, इस वीडियो का पार्ट 2 में वो आएगा। तो आप अगर आप जानना चाहते हैं रेपो रेट,
क्या है, रिजर्व रेपो रेट क्या है, कैसे काम करता है, अभी वर्तमान में उसका क्या रेट है, तो इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो बहुत जल्द ही अपलोड होगा आप सभी के जानकारी के लिए। अभी तक आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।